हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास। और पहला एक खूबसूरत सा सवाल देखो। यदि कृष्णा की आय राधा से 16 से 2/3% कम है तो बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो ऐसा सवाल हमने कल आखिरी में किया था और एक ही सवाल किया था। आज 2-3 सवाल और करेंगे। देखो, सबसे पहले तो आप ये पता लगाओ कि 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है। तो 16 से 2/3% का मतलब कल मैंने आपको बताया था कितना होता है, 1/6। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कृष्णा और यहाँ पे लिख लेते हैं राधा। सवाल में बोला है कृष्णा की आय राधा से कम है। राधा से कम है, राधा की अगर 6 मान लो, यहाँ पे नीचे 6 है तो मैंने 6 मान लिया। अब 6 का अगर मैं 16 से 2/3% निकालूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 6 पे 1 कम करूँगा तो कितना हो जाएगा, 5। कृष्णा की आय राधा से कितनी कम हो गई, 16 से 2/3% कम हो गई। बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से कितना ज़्यादा है। तो ये बताओ मुझे कितना ज़्यादा है। इससे आप बोलोगे सर 1 ज़्यादा है। जो राधा की आय है वो कृष्णा से कितनी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। अब तुलना किससे हो रही है, वो बटे में आएगा। तो यहाँ पे देखो कृष्णा की आय से, तो 5 पर ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो 5 नीचे आएगा, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 20%। तो हमारा इस सवाल का उत्तर कितना आएगा, 20%। P Q से 6 गुना बड़ा है, बताइए Q P से कितना कम है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में 2 आदमी हैं, एक तो है P और एक है Q। सवाल में बोला है Q से 6 गुना बड़ा है। अगर Q 1 है तो इसका 6 गुना करूँगा तो कितना आएगा, 6। मैंने Q को कितना मान लिया, 1। इसका 6 गुना करूँगा तो P कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। P 6 गुना बड़ा है तो 6 हो गया, ये 1 हो गया। अब सवाल में पूछा है बताइए Q P से कितना कम है। तो मुझे बताओ जो Q है इस P से कितना कम है। आप बोलोगे सर 5 कम है। 6 में से अगर 5 कम करूँगा तब Q आएगा। तो परसेंट निकालना है, तुलना किससे हो रही है, P से कितना कम है। तो P कितना है, 6। 6 पर ये 5 कम है तो नीचे 6 आएगा इंटू 100% निकालने के लिए। तो ये कितना आ जाएगा, 500/6। या तो आप 500 में 6 का भाग दे लो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6। हमें निकालना कितना है, 5/6। तो दोनों तरफ 5 से गुणा कर दो। तो 5 से गुणा करेंगे तो इधर 16 5 80 और इधर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10/3%। अब देखो 3 का भाग 10 में जाएगा 3 बार, वो 3 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 83। और शेष पर 1 बचेगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 83 से ही 1/3%। 500 में आप 6 का भाग दोगे तो ये आंसर आएगा। आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, ठीक है। किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या ज्ञात करो कि लड़कों कितने हैं। तो देखो सबसे पहले आप ये देखो कि 60% का मतलब कितना होता है। 60% का मतलब होता है 3/5। अगर स्कूल में टोटल स्टूडेंट 5 है तो 5 का 60% कितना आएगा, 3। उनमें से 3 क्या है, लड़के हैं। बाकी जो 2 बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, लड़कियां। तो मैं मान लेता हूँ कि स्कूल के अंदर जो टोटल स्टूडेंट है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 5। 5 मैंने मान लिए। अब 5 का जब 60% निकालूंगा तो कितना आएगा, 3। तो बॉयज़ की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 3। अब 5 में से 3 बॉयज़ है तो जो बाकी 2 बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, गर्ल्स। सवाल में हमें बोला है 972 लड़कियां हैं, तो 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 972। अब हमें यहाँ से 1 की वैल्यू मिल जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 2 का भाग दो, इसमें कितनी बार जाएगा, 4, 8 और 6, 486। अब हमें निकालना क्या है, लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो 3 की वैल्यू निकालनी है। तो 3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो 2 और 1 को जोड़ूंगा कितना आएगा, 3। या तो आप इसको 3 से गुणा कर दो या इसे कर लो, 2 और 1 3। 3 की वैल्यू आएगी 6 और 2 8, 7 और 8 कितने हो जाएंगे, 15 और ये 14, 1458। तो हमारे पास में जो लड़के हैं वो कितने, बॉयज 1458। 1458 हमारा क्या सवाल का आंसर है। एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट।
एक डिब्बे में 25 व्यक्ति है जो उसकी क्षमता का अगेतर सही 3/7% है। अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त रहे। तो हमें सवाल में बोला है कि जो डिब्बे हैं वो डिब्बे कितने हैं, डिब्बों की जो संख्या है ये किसके बराबर है, प्रत्येक डिब्बे में जो सीट है उसके बराबर है। ये दोनों के बराबर है, जितने प्रत्येक डिब्बे में सीट है उतने ही डिब्बे हैं। अब सवाल में बोला है एक डिब्बे में 25 व्यक्ति है जो उसकी क्षमता का अगेतर सही 3/7% है। अगेतर सही 3/7% है। तो अब मुझे ये बताओ कि अगेतर सही 3/7 को भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे। या तो आप इसको अगेतर को 7 से गुणा करो, 3 जोड़ के वैसे परसेंट को हटा के नीचे 100 वैसे कर लो, या फिर जब अगर आपको याद है कि सर 14 सही 2/7% है, इसका मतलब होता है 1/7। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे 7 आ रहा है, इसमें भी नीचे 7 आ रहा है, तो मैंने ये वाली ले ली। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो अगेतर के आसपास ले जाना है, तो 14 पंजू 70 होता है, 5 से गुणा कर दूँ। अगर दोनों तरफ 5 से गुणा करूँगा तो इधर आएगा 5/7 और इधर कितना आएगा 14 5 70 और 2 पंजो 10 बटे के अंदर 7%। ठीक है, अब 7 का भाग 10 में एक बार जाएगा, वो एक इसके अंदर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 71। शेष पर कितना बचेगा 3, तो 3/7%, इसका मान कितना आ जाएगा 5/7। तो ये हमारे पास में क्या आ गया 5/7। मतलब अगर 7 डिब्बे हैं, अगर 7 उसमें डिब्बों की जो क्या है सीट है 7 है, तो 7 का अगेतर से ही 3/7% निकालूंगा तो कितना आएगा 5 आएगा। लेकिन सवाल में कितना दे रखा है 25। इसने बोला है ना जो उसकी क्षमता का अगेतर से ही 3/7% है, तो 7 का अगेतर से ही 3/7% 5 आता है। 5 की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है 25, तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 5 की 25 है तो 7 की 35 आ जाएगी। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो सीटों की संख्या है वो कितनी है 35 है। एक डिब्बे में कितनी सीट है 35 सीट है। अगर एक डिब्बे में 35 सीट है और डिब्बों की संख्या भी सीटों की संख्या के बराबर है, 35 डिब्बे हो जाएंगे। अब सवाल में क्या बोला है, अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करो। तो अब मुझे ये बताओ कि मेरे पास में 35 डिब्बे हैं और एक डिब्बे के अंदर 35 सीट है, तो 35 डिब्बों के अंदर कितनी सीटें हो जाएगी 35 × 35। भाई एक डिब्बे के अंदर 35 सीट है और 35 हमारे पास में डिब्बे हैं, तो 35 से गुणा कर दूं, इतनी हमारे पास में टोटल सीटें आ जाएगी। अब लेकिन हमें सवाल में बोला है कि 20% स्थान हमेशा खाली रहे। तो कोई भी चीज़ अपने आप के अंदर क्या होती है 100% होती है। ये पूरे की पूरे अपने आप के अंदर क्या है 100% है पूरी सीटें। लेकिन इनमें से अगर 20% खाली कर दूंगा तो पीछे कितनी बचेगी 80%। 80% को हटाऊंगा नीचे 100 आएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो 0 से 0 कट गया और 5 से ये कटेगा 2 बार, 5 से ये कट जाएगा 7 बार, 2 से ये कटेगा 4 बार बस। तो 35 को गुणा करते हैं 28 से, तो हमारे पास में आएगा 35 × 7 = 28। तो भाई 35 को 28 से गुणा करके बताओ कितना आएगा। देखो 28 को 5 से गुणा करेंगे आएगा 140, 0 हासिल के लगाएंगे 14। 28 को 3 से गुणा करने पे कितना आएगा, यह आएगा 84। 84 में आप 14 जोड़ के बताओ कितना आएगा 98। तो 980 व्यक्ति आ जाएंगे अधिकतम। हमारा इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 980 व्यक्ति। 980 हमारा सवाल का आंसर है। ठीक है, A, B, C और D ने एक पेन 56 लाख रुपए का ख़रीदा। बाप रे बाप, इतना महंगा पेन, कोई ना। B + C + D का हिस्सा A के हिस्से का 460% है, जबकि A + C + D का हिस्सा B के हिस्से का 366.66% है तथा C का हिस्सा A + B + D के हिस्से का 40% है। तो D का हिस्सा ज्ञात करो। तो दिखने में सवाल इतना बकवास सा लग रहा है, लेकिन बकवास है नहीं। जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे हम देखो शुरू करते हैं। B + C + D का हिस्सा, तो यहाँ पर लिखो B + C + D, इनका जो हिस्सा है वो A के हिस्से का 460% है। A का हिस्सा 460% का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं 460%।
तो इसको आप 2 टुकड़ों में तोड़ दो, 400% प्लस 60%। 400% का मतलब कितना होता है 4, 60% का मतलब कितना होता है 3/5। अब आप इनको एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो 5 और 20 और 3 23/5। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि 5 का 460% निकालूंगा तो कितना आएगा 23। सवाल में यही बोला है कि ए के हिस्से का 460% है, तो ए का हिस्सा मान लेते हैं कि 5 है। 5 का 460% निकालने पे आएगा 23, तो इनका हिस्सा कितना हो जाएगा 23। तो ये इनके हिस्से का क्या आ गया, अनुपात आ गया। ठीक है, आगे क्या बोला है, जबकि ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा, ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी के हिस्से का 366.66% है। यहाँ पे बी मान लेते हैं। अब देखो 366.66%, तो इसको देखो सोल्व करते हैं कितना आएगा। 366.66 है, तो 0.66 को मैं 2/3 भी लिख सकता हूँ, कोई तकलीफ़ नहीं है भाई। 3 का भाग जब 2 में देंगे तो 0.66 ही आएगा। आप देख लो आराम से, ठीक है। तो 0.66 को मैंने क्या लिख दिया, 2/3। अब आगे देखो, अब हम इसको 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 300% तो अलग हो जाएगा, प्लस 66 से ही 2/3% अलग हो जाएगा। 300% का मतलब होता है 3 प्लस 66 से ही 2/3% का मतलब कितना होता है 2/3। इनका एलसीएम लेके 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 3 9 2 11, 11/3। तो ये कितना आएगा, 11/3 आएगा। तो यहाँ पर अगर बी का हिस्सा 3 है तो 3 का 366.66% निकालने पे कितना आएगा, 11 आएगा। तो इनका हिस्सा कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, अब आगे क्या बोला हुआ है, आगे देखो, सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का 40% है। तो ए प्लस बी प्लस डी, और यहाँ पे हम ले लेते हैं सी। 40% का मतलब कितना होता है, 40% का मतलब होता है 2/5। तो 5 का 40% निकालूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। सवाल में यही बोला है कि सी का जो हिस्सा है वो ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का 40% है। तो इनका हिस्सा अगर 5 है, 5 का 40% निकालूंगा कितना आएगा, 2। तो इसका हिस्सा कितना हो जाएगा, 2। तो हमारे पास में सबके हिस्से आ गए। अब यहाँ पर देखो हम क्या करने वाले हैं, सवाल में हमें एक बात बोली गई है कि जो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, चारों मिलकर इन्होंने ये पेन कितने रुपए में ख़रीदा, 56 लाख रुपए में। कितने में ख़रीदा, 56 लाख में। लेकिन यहाँ पर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो चारों ने मिलके 23 और 5 28 रुपये में ख़रीदा, 28 रुपये में। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो चारों ने मिलके कितने में ख़रीदा, 11 और 3 14 में, 14 रुपये में। अगर इसी प्रकार से मैं आगे देखूँगा तो चारों ने मिलके यहाँ पे कितने में ख़रीदा, 5 और 2 7 रुपये में। तो हमारे पास में ये तीनों अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन सवाल में तो 56 लाख रुपए एक फ़िक्स वैल्यू दे रखी है। अगर फ़िक्स वैल्यू दे रखी है तो ये तीनों अलग अलग नहीं आ सकते ना एक ही सवाल में। तो इन तीनों को आप क्या करो, पहले सेम करो। देखो यहाँ पर 28 है, यहाँ पर भी 28 बना देते हैं। इन्हें 28 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये 28 बनेगा। तो 2 से गुणा कर दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ पे 2 से गुणा करूँगा कितना हो जाएगा, 22। तो 22 और 6 कितने हो जाएंगे, 28। फिर आगे देखो 7 को 28 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 से गुणा कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8। 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 20। 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28। तो हमने यहाँ पर भी 28, यहाँ पर भी 28, यहाँ पर भी 28, सभी जगह सेम बना दिया। अब 28 की वैल्यू हमें सवाल में कितनी दे रखी है, आप बोलोगे सर 56 लाख। भाई चारों ने मिलके पेन कितने रुपए में ख़रीदा, 28 रुपये में ख़रीदा। 28 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 56 लाख है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 28 की वैल्यू है वो कितनी है, 56 लाख है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 2 लाख। ये हमारे पास में एक की वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या है, डी का हिस्सा निकालना है। तो डी का हिस्सा निकालने के लिए देखो आप कोई सा भी एक समीकरण ले लो, या तो इसको ले लो। आपको दिया हुआ है कि ए प्लस बी
प्लस डी, इन तीनों ने मिलकर कितने रुपए में ख़रीदा? 20 रुपये में। 20 रुपये। ए ने कितने रुपए में ख़रीदा? देखो 5 रुपये में। तो ए ने 5 रुपये में ख़रीदा, बी ने 6 रुपये में, 6 रुपये में। तो 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11। 11 को 20 में से माइनस करेंगे कितना आएगा? 9। तो डी ने कितने रुपये में ख़रीदा? 9 रुपये में। ठीक है भाई, ए और बी का 5 और 6 11 हो गया, 11 उधर जाएगा, 20 माइनस 11, डी का हिस्सा कितना आ जाएगा? 9। एक की वैल्यू अगर 2 लाख है तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 लाख। डबल हो जाएगा भाई, पैसा डबल हो गया रातों रात। देखो 9 का माल कितने में गया? 18 लाख में। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 18 लाख। चलो आगे करते हैं और सवाल करते हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल। ये काफ़ी अच्छा सवाल था वैसे। चलो एक और सवाल लेते हैं। एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियाँ टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ता है। 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को वह कितने समय में टाइप करेगा यदि अब वह पहले का 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है? तो देखो बहुत ही लल्लू सवाल है। ये बोल रहा है कि 10 मिनट में कितनी पंक्तियाँ टाइप करता है? 20 लाइन। 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है। तो मुझे बताओ 1 मिनट में कितनी लाइन करेगा? 1 मिनट में वह 2 लाइन करेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वो 1 मिनट में कितनी लाइन टाइप करता है? 2 लाइन टाइप करता है। फिर आगे हमें सवाल में क्या बोला है? लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी काम अपने आप के अंदर क्या होता है? 100% होता है। अगर उसने 8% खाली छोड़ दिया तो उसने कितना काम किया होगा? 92% काम किया होगा। इतना काम उसने किया होगा 1 मिनट में। 1 मिनट में उसने कितना काम किया? 2 लाइन गुणा 92%। फिर इसने कितना बोला है? 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को। हमारे पास में पेज कितने हैं? पेज है 23 और एक पेज में कितनी लाइन है? 40 लाइन। तो टोटल कितनी लाइन हो जाएगी? 23 गुणा 40। तो भाई इनको गुणा कर दो, कितना आएगा? इतनी हमारे पास में टोटल लाइन हो जाएगी। ये लाइन हो गई। मान लो गुणा बाद में कर लेंगे, चलो अभी तो रहने दो। इतनी लाइन है हमारे पास में 23 गुणा 40। फिर इसने बोला है कितने समय में टाइप करेगा। तो भाई ठीक है, यदि अब वह पहले का 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है। तो पहले मुझे बताओ वो कितना खाली स्थान छोड़ता था? 8%। पहले का 25%, तो 8 का 25% कितना आएगा? आप बोलोगे सर 8 का 25% निकालेंगे तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 8 का 1/4 करूँगा कितना आएगा? 2%। अतिरिक्त का मतलब पहले 8 छोड़ेगा, अब 2 ज़्यादा छोड़ेगा, तो कितना छोड़ेगा? 10%। 8 और 2 को जोड़ दिया, कितना हो गया? 10%। तो अब वह कितना खाली स्थान छोड़ेगा? 10% छोड़ेगा। अगर 10% खाली स्थान छोड़ेगा तो कितना काम करेगा? 90% काम करेगा। ठीक है, इतना काम हमें उससे करवाना है। इतना काम हमें उससे करवाना है और 1 मिनट में वो कितना काम करता है? 2 गुणा 92%। 2 गुणा 92%। तो देखो परसेंट से परसेंट कट गया और 2 से ये कितनी बार कटेगा? 20 बार। और 23 से कट रहा है क्या? ये 23 से कितनी बार कटेगा? ये 4 बार। 4 से ये कितनी बार कटेगा? 5 बार, 20। 5 को 9 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? ये 450 मिनट। तो हमारा इस सवाल का आंसर कितना आ गया? 450 मिनट। अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आई है तो कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन वैसे स्टूडेंट को खुद को ही करनी चाहिए ताकि उसकी भी कैलकुलेशन स्ट्रोंग हो जाए। तो इसका आंसर कितना आएगा? 450 मिनट। चलो आगे करते हैं अगला सवाल। किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है। 4/9 लोग पुरुष है तथा अन्य महिलाएं। 50% पुरुष विवाहित है। आपको क्या क्या निकालना है? 2 सवाल इसके अंदर दिए गए हैं, परसेंट विवाहित जनसंख्या और परसेंट विवाहित महिला। तो देखो करते हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस 1,89,000 के चक्रों में पड़ जाएंगे। मैं आपको बता दूं, कहीं पर भी अगर आपको परसेंटेज पूछा जाए तो वहाँ पर हमें ओरिजिनल मान की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर कहीं पर भी परसेंटेज का मान आ जाए, परसेंटेज पूछा जाए, तो वहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ गई बात? तो 1,89,000 का यहाँ कोई मतलब नहीं है परसेंटेज पूछा है तो। देखो अब करते हैं सवाल को। 4/9 लोग पुरुष है। अगर टोटल लोग 9 है
टोटल लोग कितने 9, तो 9 में से पुरुष कितने हो जाएंगे, मेल और फीमेल। यहाँ पे देखो टोटल लोग 9 है, तो 9 में से 4 कौन है, पुरुष है, तो 9 में से 4 हो जाएंगे पुरुष। और तो 9 में से 4 पुरुष है, तो पीछे कितने बच जाएंगे, 5, फीमेल कितनी हो जाएगी, 5। अब आगे सवाल में बोला है कि 50% पुरुष विवाहित है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विवाहित। अब आप मुझे बताओ कि 4 टोटल पुरुष है, तो 4 का 50% कितना आएगा, 2, तो 2 पुरुष क्या है, विवाहित है। अगर 2 पुरुष विवाहित है तो 2 पुरुष के साथ में 2 महिलाएं भी विवाहित होगी। भाई एक की शादी एक महिला से होती है, ये तो है नहीं कि एक आदमी यहाँ पे 10-10 महिलाओं को लेके बैठा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 2 पुरुष अगर विवाहित है तो 2 महिलाएं भी क्या हो जाएगी, विवाहित हो जाएगी। ठीक है, 2 के साथ में 2 का ही जोड़ा बैठेगा। अब आगे क्या बोला है, परसेंट विवाहित जनसंख्या ज्ञात करो। तो मुझे बताओ विवाहित जनसंख्या कितनी है। आप बोलोगे सर विवाहित जनसंख्या, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले का आंसर। विवाहित कितने, 2 तो पुरुष है और 2 महिलाएं, 4 लोग टोटल विवाहित है। और निकालना है क्या, जनसंख्या निकालनी है। यहाँ पे ढंग से देखना क्या निकालना है, जनसंख्या निकालनी है। तो 9 में से 4 क्या है, विवाहित है, तो 4/9। परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। तो 4/9 का मतलब क्या होता है भाई, हमें ये पता है कि जो 1/9 है इसका मतलब होता है 11 से ही 1/9%। ठीक है, 4/9 निकालना है तो 4 से गुणा कर दो। 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4/9 बराबर 11 को 4 से गुणा करेंगे 44, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4/9%। 44 से ही 4/9% इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर आपको तो याद है इसलिए लिख दिया। अरे भाई आपको भी याद हो जाएगी, ये सब चीज़ें आपको भी याद हो जाएगी, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू तो करो। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है, परसेंट विवाहित महिला ज्ञात करो। तो देखो इसमें अब क्या निकालना है, ऊपर वाले में तो हमें जनसंख्या निकालनी थी, इसमें महिला निकालना है, तो महिलाओं के साथ में तुलना होगी। तो परसेंट विवाहित महिला कितनी है। आप बोलोगे सर 2 महिला विवाहित है, 2 महिला विवाहित है, कितने में से, 5 में से। तो परसेंट निकालने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1/5 का मतलब होता है 20%। 2/5 निकालना है, 2 से गुणा कर दो तो आ जाएगा 40%। तो हमारे इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 40%। एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपये प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाए तथा कार्य 16 से ही 2/3% कम हो जाए तो आय में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करो। अब देखो सवाल में हमें क्या पूछा है, परसेंट परिवर्तन, तो हमें ओरिजिनल वैल्यू की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। 60 घंटे और 2400 रुपये की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, सवाल को कैसे करेंगे, प्रति घंटे वेतन, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रति घंटे वेतन। प्रति घंटे वेतन कितना बढ़ गया, उसका 40% बढ़ गया। 40% का मतलब कितना होता है, 40% का मतलब होता है 2/5। पहले अगर 5 था तो 5 का 40% कितना हो जाएगा, 2, 2 बढ़ जाएगा, तो 5 से कितना हो गया, 7 हो गया। ये उसका प्रति घंटे वेतन 5 से 7 हो गया। फिर आगे क्या बोला है, कार्य 16 से ही 2/3% कम हो गया। 16 से ही 2/3% का मतलब कितना होता है, ये होता है 1/6। तो कार्य अगर पहले 6 करता था, 6 का 16 से ही 2/3% कितना हो जाएगा, 1। तो अगर पहले वो 6 घंटे काम करता था, 6 आवर, चलो आवर को छोड़ो, पहले वो 6 घंटे काम करता था, अब कितना करेगा, 5 घंटे, क्यों 16 से ही 2/3% कम हो गया ना, तो 6 पर 1 कम हो जाएगा, तो 6 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमें निकालना है कि आय निकालनी है। तो आय कैसे आती है मुझे ये बताओ। पहले वो 6 घंटे काम करता था और 1 घंटे के उसे 5 रुपये मिलते थे, तो 6 घंटे में कितने रुपए मिलेंगे, 30। तो आय आ जाएगी 30। अब बाद में क्या हुआ, बाद में वह 5 घंटे काम करता था और 1 घंटे के उसे 7 रुपये मिलते थे, मतलब कि 35 रुपये उसकी क्या थी, आय थी। ठीक है, तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा 7 बार और 5 से ही कितनी बार कटेगा, 6 बार। तो हमारे पास में आएगा 6:7।
तो आय कितनी बढ़ गई मुझे ये बताओ। आप बोलोगे सर जो आय है वो 1 रुपया बढ़ गया। कितने पर बढ़ गया? 6 पे। 6 पे 1 रुपया बढ़ गया तो 100 पे कितना बढ़ेगा? आप बोलोगे सर 1/6 का मतलब होता है 16 से ही 2/3%। तो हमारे इस सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा? 16 से ही 2/3%। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है ये, और इसको बताने का जो मेरा अंदाज़ होगा वो भी बहुत खूबसूरत होगा। तो देखो करते हैं सवाल को। एक परिवार 25 किलो चावल तथा 9 किलो गेहूं की खपत करने में 350 रुपये खर्च करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए तब चावल की खपत में परसेंट कमी ज्ञात करें यदि उसका खर्चा समान रहे। खर्चा समान रहे का मतलब 350 रुपये वो पहले खर्च करता था, अब गेहूं का मूल्य 20% बढ़ गया तो अभी भी कितने रुपए खर्च करता है? 350 रुपये। ठीक है, तो आप इस सवाल को करने की जो मेरी अप्रोच देखोगे उसको जान के आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो देखो हम इस सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चावल राइस। चलो पहले को सवाल को बाद में करेंगे, आप कॉन्सेप्ट समझो पहले। मैं आपको ये बोलूँ कि आपके पास में टोटल 100 रुपये हैं। 100 रुपये 2 जनों में आपको बांटना है। 100 रुपये 2 व्यक्तियों के अंदर बांटना है, पी और क्यू में बांटना है। तो आप बोलोगे सर इसको मैंने दे दिए 60 रुपये और इसको दे दिए 40 रुपये। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से दे दिए, कितने भी दे दो आप। अब आपके पास में टोटल 100 है, 100 में से 60 इसको दे दिए, 40 इसको दे दिए। फिर मैंने आपको बोला कि 100 रुपये थे, इसमें से पी के आप एक काम करो 30 रुपये बढ़ा दो। पी को क्या करना पड़ेगा? 30 रुपये बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले इसको 60 मिल रहा था, 30 रुपये बढ़ा दूंगा तो अब कितना रुपया मिलेगा? 90 रुपये मिलेगा। कितने रुपये मिलेंगे? 90 रुपये। तो 30 रुपये मैंने पी की तरफ से बढ़ा दिए, तो वो 30 रुपये कहाँ से कम हो जाएंगे? क्यू से कम हो जाएंगे। तो क्यू को कितने रुपये मिलेंगे? 10 रुपये। भाई टोटल 100 ही तो करना है हमें। अगर 30 रुपये आपने इसको ज़्यादा दे दिए तो इसको 30 रुपये कम देने पड़ेंगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है कि अगर ये फिक्स है तो 30 रुपये आपने पी को बढ़ा दिए, तो भाई 30 रुपये इधर कम करने पड़ेंगे, तभी तो 100 आएगा। इस बात को आप समझे या नहीं समझे ये बताओ। इतना सा कॉन्सेप्ट है, सरल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल लल्लू कॉन्सेप्ट है। समझ गए? अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो सवाल क्या बोल रहा है। सवाल हमें बोल रहा है कि एक परिवार 25 किलो चावल, तो जो राइस है, जो चावल है वो कितने किलो है? 25 किलो। इतने किलो वो चावल खाता है। और गेहूँ कितने किलो खाता है? 9 किलो। तो गेहूँ का मतलब हो जाएगा वहीट, 9 किलो गेहूँ खाता है। इस सवाल को बड़े ध्यान से समझना। देखो 9 किलो क्या खाता है? गेहूँ खाता है। 350 रुपये खर्च करता है। चावल का मूल्य गेहूँ के मूल्य का 20% है। तो मुझे ये बताओ 20% का मतलब कितना होता है? आप बोलोगे सर 1/5। अगर ये जो गेहूँ है ये 5 रुपये प्रति किलो है, मान लेते हैं 5 रुपये प्रति किलो है, जो मूल्य होता है वो रुपये प्रति किलो ही तो होता है। 20% का मतलब होता है 1/5। तो मैंने मान लिया अगर ये वाला 5 है तो 5 का 20% निकालूंगा, कितना आएगा? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 1 रुपये प्रति किलो। ये मैंने अपने हिसाब से मान लिया। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए, तो भाई गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा देते हैं। देखो पहले ये 5 रुपये प्रति किलो था, 20% बढ़ाने का मतलब क्या है? 5 का 20% होता है 1। अगर 1 में इस पर बढ़ा दूंगा तो ये हो जाएगा 6 रुपये प्रति किलो। ये इसका मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि पहले 1 किलो 5 रुपये में आता था, अब 1 किलो 6 रुपये में आता है, तो 1 किलो पे कितना रुपया बढ़ गया? आप बोलोगे सर 1 किलो पे 1 रुपया बढ़ गया। 1 किलो पे कितना रुपया बढ़ गया? 1 किलो। तो 9 किलो पे कितने रुपये बढ़ जाएंगे? आप बोलोगे सर 9 रुपये बढ़ जाएंगे। 9 किलो पे कितने रुपये बढ़ जाएंगे भाई? 9 रुपये बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि अगर ये 9 रुपये इस पे ज़्यादा खर्च कर रहा है, सवाल में बोला है गेहूं का मूल्य 20% बढ़ जाए तब चावल की खपत में कितने % की कमी करे कि खर्चा समान रहे। मतलब कि ये जो गेहूं है अभी भी उतने ही खरीद रहा है, हमें कमी किसके अंदर करनी है? चावल के अंदर कमी करनी है। तो अब 1 किलो पे अगर 1 रुपया बढ़ गया तो 9 किलो पे कितने रुपये बढ़ जाएंगे? 9 रुपये बढ़ जाएंगे। 9 रुपये उसने यहाँ पे ज़्यादा खर्च कर दिया। ठीक है, तो अगर 9 रुपये इधर ज़्यादा खर्च किया है तो इधर 9 रुपये कम खर्च करने पड़ेंगे।
अभी मैंने आपको यही तो बताया कि P को 30 रुपये ज़्यादा दिया तो इसको 30 रुपये कम देने पड़ेंगे। अगर 9 रुपये इधर ज़्यादा खर्च कर दिया तो 9 रुपये इधर कम खर्च करने पड़ेंगे। 9 रुपये क्या करने पड़ेंगे? कम खर्च करने पड़ेंगे। अब मुझे बताओ कि 1 रुपये में 1 किलो चावल आता है, तो 9 रुपये में कितने किलो चावल आएंगे? 9 किलो चावल आएंगे। तो 9 किलो चावल की हमारे पास में क्या हो गई? कमी हो गई। 9 किलो चावल की क्या हो गई? कमी हो गई। तो परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालना है तो देखो मैं ये बोल सकता हूँ कि 9 किलो की कमी हो गई कितने के ऊपर? 25 पर। 25 पर हमने 9 की कमी कर दी, तो परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 36%। तो भाई 36% क्या आ जाएगा? सवाल का आंसर आ जाएगा। ये सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस सवाल को करने की जो अप्रोच है वो मेरी कैसी लगी आपको वो भी ज़रूर बताइए, ठीक है। इस सवाल को आप एक्स मान की भी कर सकते हैं, लेकिन वो कोई मज़ा नहीं है, उसमें काफ़ी लंबा चला जाएगा। ऐसे ही ठीक है ना। चलो अगला सवाल लेते हैं, एक और खूबसूरत सवाल। किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए तो आदमियों की संख्या में कितने % की वृद्धि की जाए कि काम पूर्व निर्धारित समय में ही पूरा कर लिया जाए तथा नए मजदूर की कार्य क्षमता पुराने वाले से 25% ज़्यादा हो। तो देखो करते हैं सवाल को। टाइम एंड वर्क हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसी पर बेस एक सवाल भी है। देखो 50% का मतलब कितना होता है? काम बढ़ गया, तो टोटल वर्क जो था वो 50% बढ़ गया। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि काम अगर पहले 2 था तो 2 पे 1 बढ़ जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। जो काम था वो 2 से 3 हो गया। और आगे क्या बोला है कि उनकी जो एफिशिएंसी है, जो कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी कार्य क्षमता कितनी बढ़ जाएगी? 25%। मतलब 25% का मतलब होता है 1/4। तो पुराने वाले जो मज़दूर थे उनकी क्षमता थी 4, अब जो नए मज़दूर आएंगे उनकी क्षमता 25% ज़्यादा होगी। 4 का 25% कितना आएगा? 1, मतलब कि कितनी हो जाएगी? 5। अब हमें निकालना क्या है भाई? और टाइम जो है वो समान दे रखा है, पूर्व निर्धारित समय में ही पूरा कर लिया जाए। टाइम क्या है? समान है। तो हमने टाइम एंड वर्क में क्या पढ़ा था कि जो टोटल वर्क होता है वो क्या होता है? टोटल वर्क क्या, एक फॉर्मूला पढ़ा था M1D1 वाला। अरे सभी को याद है या नहीं? टाइम एंड वर्क की क्लासें आपने ली होगी। हमने पढ़ा था कि M और इधर आएगा D1, इधर आएगा क्षमता, और इधर के नीचे क्या आएगा? टोटल वर्क, TW1, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा M2 D2 और एफिशिएंसी बटे टोटल वर्क TW2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। जो जो वैल्यू हमें दे रखी है वो वाली हम पुट कर देते हैं, जो वैल्यू हमें नहीं दे रखी उनको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ कि पहले आदमी, इसमें देखो आदमियों की संख्या पूछी है कि कितने आदमी बढ़ाने चाहिए, कितने % बढ़ाने चाहिए, ये सवाल में पूछा है। तो मैं एक काम करता हूँ कि % पूछा है तो मैं मान लेता हूँ कि पहले आदमी 100 थे, 100 आदमी थे मेरे पास में। ये किसी काम को T टाइम में करते थे और इनकी जो क्षमता थी, पुराने वालों की 4 क्षमता थी, तो क्षमता आ जाएगी 4 बटे टोटल वर्क। पहले काम कितना था? 2, तो आ जाएगा 2 बराबर M2। अब M2 में हमें क्या करना है कि पहले आदमी 100 थे भाई, पहले आदमी कितने थे? 100, और फिर हमने क्या किए? कुछ आदमी बढ़ा दिए। पहले आदमी कितने थे? 100, फिर हमने कुछ आदमी बढ़ा दिए, तो अब कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे सर पता नहीं कितने बढ़ाए, तो ये हमारे पास में टोटल आदमी हो गए इतने, ठीक है। 100 प्लस M2। D2 का मान, तो टाइम जो है वो समान है, क्योंकि सवाल में बोला है पूर्व निर्धारित समय में ही पूरा कर लिया जाए। तो यहाँ पे अगर T टाइम लगता था तो यहाँ पर भी T लगेगा। और जो इनकी क्षमता है वो कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर क्षमता हो जाएगी × 5, लेकिन हमने तो यहाँ पे टोटल आदमी लिए हैं ना यार, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। एक काम करते हैं, हम इसको साथ में ले लेते हैं, जो क्षमता है वो इसके साथ में ले लेते हैं। पुराने वाले आदमी की क्षमता 4 है, तो 100 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 400। और नए वाले मज़दूर की क्षमता कितनी है? 5। नए वाले मज़दूर कितने हैं? M2, तो 5 M2। ये इनके साथ में ले लो, ठीक है। E को हम अलग से नहीं ले रहे, साथ में ले रहे हैं। अब टाइम हो गया T, और टोटल वर्क कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 3, क्योंकि काम बढ़ गया ना। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा? T से T कट जाएगा, और क्या कटेगा भाई?
और कुछ कट रहा है क्या इसमें? और देखो ये आएगा 400/2, मतलब कि ये 50 बार कटेगा ना इससे। 50 को 4 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200 बराबर 400। एक काम करो 3 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 3 बराबर 400 प्लस 5 m2। ठीक है, 200 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 600। 400 को इधर लेके आ जाएंगे -400। 5 गुणा के अंदर है तो बटे में आ जाएगा 5 बराबर में बचेगा m2। तो यहाँ हमारे पास में जो m2 है इसका मान कितना आएगा? 200/5 कितना होता है? 40। तो m2 का मान आ गया 40। अगर पहले पुराने आदमी 100 है तो नए आदमी कितने लाने पड़ेंगे? 40। अब हमें परसेंटेज निकालना है तो भाई हमें 40 नए आदमी लाने पड़ेंगे 100 के ऊपर। 100 पुराने आदमी हैं, 100 पर कितने ज़्यादा लाने पड़ेंगे? 40। परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा कर दो तो 40, 100 से 100 कट गया, कितना आएगा? 40% हमारा इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल भी काफ़ी अच्छा सवाल था। चलो अब नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, इनकम टैक्स। अब भाई आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनोगे तो कुछ ना कुछ मैथ का कहीं तो यूज आएगा। तो इनकम टैक्स के ऊपर हम कुछ सवाल करते हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो क्या है कॉन्सेप्ट। इन प्रकार के सवालों को हम कैसे करेंगे? देखो, यदि आयकर में 19% की वृद्धि तथा शुद्ध आय में 6% की कमी होती है तो आयकर की दर ज्ञात करो। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। देखो क्या है, अगर आपकी इनकम है, आप महीने के 100 रुपये कमाते हैं, ये क्या है? आपकी इनकम है। इनकम का मतलब होता है आय, कि आप कितना रुपये कमाते हैं। अगर आप 100 रुपये कमाते हैं, 100 रुपये में से आपने टैक्स जमा कर दिया। टैक्स का मतलब होता है आयकर। टैक्स कितना जमा कर दिया? मान लेते हैं आपने 20 रुपये टैक्स के जमा कर दिए, तो आपकी कितने रुपये जेब में जाएंगे? देखो उसे बोलेंगे नेट इनकम, शुद्ध आय। उसे हम क्या बोलते हैं? नेट इनकम। शुद्ध आय आपने कितने रुपए हैं? तो 100 रुपये आप कमा के लेके आए, 100 में से 20 रुपये आपने सरकार को दे दिए, तो आपकी शुद्ध आय कितनी हो गई? 80 रुपये। आपके पास में कितने रुपए आए? 80 रुपये। ये देखो क्या होता है, सरकार का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जितने रुपए आप कमाएंगे उस पर कुछ ना कुछ टैक्स लगा के वो पैसा हड़प लेंगे आपसे, और ये जो बचेंगी वो आपकी नेट इनकम बचेगी। नेट इनकम का मतलब होता है शुद्ध आय, जो अभी आपके पास में है। अब फिर मैं आपसे कहूँगा कि अगर 5 रुपये मैंने टैक्स के बढ़ा दिए, कितने रुपए? 5 रुपये मैंने क्या कर दिए? टैक्स के बढ़ा दिए। 5 रुपये मैंने टैक्स के बढ़ा दिए। अब टैक्स कितना रुपये लगेगा? 25 रुपये लगेगा। तो भाई 100 रुपये आप कमा के लेके आए, 25 रुपये टैक्स लग रहा है, तो आपकी जेब के अंदर कितने जाएंगे? जेब के अंदर जाएंगे 75 रुपये। तो टैक्स अगर 5 बढ़ गया तो जो आपकी नेट इनकम है वो क्या हो जाएगी? 5 कम हो जाएगी। भाई होगी या नहीं होगी? अगर आपने इधर 5 बढ़ा दिया तो इधर क्या हो जाएंगे? 5 कम हो जाएंगे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो टैक्स के अंदर जो कमी है या टैक्स के अंदर जो उतार चढ़ाव है वो नेट इनकम में उतार चढ़ाव के क्या होता है? बराबर होता है। ये बात मैं बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता? आप बताओ। आप बोलोगे सर बिल्कुल बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप एक बात लिख लो कि जो टैक्स के अंदर टैक्स में परिवर्तन, टैक्स में जो भी परिवर्तन हुआ वो किसके बराबर होगा? टैक्स में परिवर्तन बराबर होगा नेट इनकम के, नेट इनकम में परिवर्तन के बराबर होगा। नेट इनकम में परिवर्तन। ये इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो आप वीडियो को वापस देखना। तो टैक्स में जितने रुपए बढ़ जाएंगे उतने रुपए क्या हो जाएंगे? नेट इनकम में कम हो जाएंगे। तो जो पैसे के अंदर जो चेंज है ये तो समान है। देखो इधर 5 बढ़ गया और इधर 5 की कमी हो गई, तो जो अमाउंट है अमाउंट के अंदर क्या हो जाएगा? चेंज समान होगा। अब अगर मैं परसेंटेज निकालूँ इनका, मैं बोलूँगा कि 20 के ऊपर 5 बढ़ गया, तो जो टैक्स है 5 बढ़ गया 20 के ऊपर, तो कितना परसेंटेज आएगा? देखो 1/4। 1/4 का मतलब होता है 25%। ठीक है, और इधर मैं बोलूँगा 5 की कमी हो गई 80 के ऊपर, 5 की कमी हो गई 80 के ऊपर, तो कितना आएगा परसेंटेज निकालेंगे? तो देखो 20 से ये कटेगा 4 बार, सॉरी ये 4 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा। 25/4, 25/4 का मतलब होता है 6 से ही 1/4%। ठीक है,
तो यहाँ से आपको क्या बात समझ में आई कि जो परसेंटेज के अंदर जो परिवर्तन है वो तो डिफरेंट आ रहा है। यहाँ 25% की बढ़ोतरी हुई तो यहाँ पे 6 से ही 1/4% की कमी हो गई। परसेंटेज के अंदर तो डिफरेंट आ रहा है, लेकिन अगर मैं अमाउंट में बात करूँ, मैं राशि में बात करूँ, मैं धन में बात करूँ तो धन में क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। यहाँ 5 रुपये बढ़ गए, यहाँ 5 रुपये की कमी हो गई। तो यहाँ पे आप एक बात लिख लो कि जो अमाउंट के अंदर जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अमाउंट के अंदर चेंज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। लेकिन परसेंटेज के अंदर जो चेंज होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो हम सवाल करेंगे। परसेंट के अंदर चेंज क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे देखो टैक्स में परिवर्तन कितना हुआ, 25%। तो टैक्स का 25% निकाल लो आप। देखो 20 का 25% निकालो कि कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 आ गया। इधर आएगा 6 से 1/4%। तो आप 80 का 6 से 1/4% निकालोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, समान हो गया। तो यहीं पर ये बात मैं बोल सकता हूँ कि सवाल में देखो, हम सवाल देखते हैं वापस। सवाल क्या बोल रहा है, सवाल ये बोल रहा है कि आयकर में 19% की वृद्धि हुई तो आयकर का जो 19% है वो किसके बराबर आएगा, शुद्ध आय में 6% की कमी हुई तो शुद्ध आय का 6%। अभी मैंने आपको क्या बताया कि पैसे के अंदर क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि जो टैक्स है, टैक्स का 19% बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, नेट इनकम के 6% के बराबर आएगा। ये बराबर आएगा या नहीं आएगा, अभी आप बताओ। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया है। देखो 25% है और इधर 6 से 1/4% है, तो परसेंट तो अलग अलग आएगा लेकिन जो अमाउंट आएगा वो समान आएगा। तो यहाँ पर मैंने अमाउंट ही लिखी है। टैक्स का 19% अमाउंट आएगी, नेट इनकम का 6% अमाउंट आएगा, तो ये दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। अब आगे हमें सवाल में पूछा है टैक्स रेट। तो देखो रेट निकालते हैं। तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, टैक्स बटे नेट इनकम कितना आएगा, आप बोलोगे टैक्स, एनआई को इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा 6/19। ये हमारे पास में इनके बीच में आएगा एक रिलेशन, 6/19। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था कि अगर इनकम है, इनकम में से अगर मैं टैक्स को माइनस करूँगा तो मेरे पास में क्या आएगी, नेट इनकम आएगी, ठीक है। आप बोलोगे सर नेट इनकम 19 है, नेट इनकम 19 है और टैक्स कितना है, टैक्स 6 है और यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो किस संख्या में से मैं माइनस करूँ कि मेरे पास में 19 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 25 में से आप 6 को माइनस करोगे तो 19 आएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या भाई, टैक्स रेट निकालना है। तो टैक्स रेट तो देखो आसानी से निकल ही जाएगी। 25 के ऊपर 6 रुपये का टैक्स लगा, 6 रुपये का टैक्स लगा 25 रुपये के ऊपर, तो 100 रुपये पे कितने का लगेगा, ये परसेंट आ जाएगा। 25 से कटेगा 4 बार, 6 को 4 से गुणा करेंगे 24%। तो टैक्स रेट कितनी आ गई, 24%। ये हमारा क्या है, सवाल का आंसर है, ठीक है। चलो एक और सवाल करते हैं ऐसा ही। यदि आयकर में 17% वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 3% की कमी होती है तो आयकर की दर ज्ञात करो। तो देखो जो टैक्स है, टैक्स में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 17% की। अगर ये 17% किसके बराबर आएगा, नेट इनकम में 3% की कमी हो रही है, इसके बराबर आएगा। बराबर क्यों आएगा, ये मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया है। अब देखो यहाँ से टैक्स बटे नेट इनकम कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 3/17, ठीक है। अब हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, इनकम में से अगर मैं टैक्स को माइनस करूँगा तो क्या आएगा, नेट इनकम आएगी। टैक्स कितना लग रहा है, 3, नेट इनकम कितनी है, 17। तो मुझे बताओ 17 और 3 कितना हो जाएगा, 20। तो इनकम हो जाएगी 20। 20 में से 3 को माइनस करूँगा तभी तो 17 आएगा। तो टैक्स कितने रुपए का लगा, 3 रुपये का, वो भी 20 रुपये के ऊपर। तो 100 रुपये पर कितना लगेगा। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ये 20 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, 5 दिया हो जाएगा 15। 15% हमारा क्या आ जाएगा, सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। चलो आगे करते हैं। जब एक आदमी की आय 6,000 रुपये बढ़ जाती है
तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाती है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है, मतलब कि 25% जो इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है। समान आयकर मतलब समान टैक्स चुकाता है, ठीक है। तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात करो। समान टैक्स चुका रहा है वो दोनों ही स्थितियों के अंदर। तो मुझे ये बताओ कि उसकी आय मान लेते हैं, पहले एक्स थी, ये मैंने उसकी आय मान ली एक्स, ठीक है। फिर उसकी आय कितनी हो गई, एक्स प्लस 6000 हो गई, 6000 बढ़ गई। तो दोनों ही, तो आयकर की जो दर है वो 18% से घटकर, पहले वो टैक्स देता था 18%, लेकिन अब वो टैक्स कितना देता है, 15%। मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में समान आयकर चुकाता है, मतलब कि वो टैक्स क्या दे रहा है, समान दे रहा है। तो मुझे ये बताओ कि पहले वो टैक्स 18% देता था, एक्स का 18%, अब वो टैक्स देता है एक्स का 15%, तो टैक्स की कितनी बचत हो गई। आप बोलोगे सर एक्स का जो 3% है वो हमारे पास में टैक्स बच जाना चाहिए था, लेकिन ये एक्स का 3% नहीं बचा। सवाल में बोला है ना समान आयकर चुकाता है, मतलब यहाँ पर जितना टैक्स लगता था वहीं पर इतना भी, यहाँ पर भी उतना ही लग रहा है। तो ये एक्स का 3% टैक्स बच जाना चाहिए था, ये नहीं बचा, ये कहाँ गया। अरे भाई जो एक्स का 3% टैक्स ये गया कहाँ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो इनकम 6000 बढ़ गई है, इस 6000 पर भी तो टैक्स लगेगा, इस 6000 पर भी 15% का टैक्स लगेगा। भाई एक्स पे 15% लग रहा है, जो 6000 इनकम बढ़ गई इस पर भी 15% टैक्स लगेगा। तो जो ये एक्स का 3% है ये कहाँ पर गया, ये इस 6000 में 15% के रूप में गया। कहाँ पर गया, 6000 में 15% के रूप में ये टैक्स चला गया, तभी तो एक्स का 3% बचा नहीं, उसको समान आयकर चुकाना पड़ रहा है, जितना यहाँ पर था उतना का उतना ही यहाँ पर है। तो जो एक्स का 3% था वो 6000 के 15% के रूप में चला गया। तो ये दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर। तो अब देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 3 से ये कितनी बार कटेगा, 3 पंजो 15 मतलब 5। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 6 को 5 से गुणा किया 30, पीछे 3 जीरो और चिपकानी है, तो एक्स का मान आएगा 30,000 रुपये। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 30,000 रुपये। उसकी आरंभिक आय कितनी थी, 30,000 रुपये। कुछ बच्चों को ये कॉन्सेप्ट या ये सवाल नहीं समझ में आया है, तो उनको मैं तरीके से करके बता देता हूँ। इस सवाल को हम तरीके से कैसे करेंगे, चलो देखो तरीके से करते हैं सवाल को। तो भाई तरीके से कर देते हैं सवाल को, तरीके में कुछ नहीं है। पहले मान लेते हैं उसकी आय कितनी थी, एक्स थी, बाद में उसकी आय कितनी हो गई, एक्स प्लस 6000 हो गई। ये मैंने आय लिखी है। पहले उसकी जो इनकम थी वो एक्स थी, बाद में इनकम कितनी हो गई, 6000 बढ़ गई। फिर सवाल में बोला है कि 18% टैक्स देता था, और पहले यहाँ पर वो कितना परसेंट, पहले तो ये समझो कि 25% आयकर मुक्त है। सवाल में बोला है ना 25% आयकर क्या मुक्त है, तो जो इनकम है इसका 25% है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो कितनी इनकम पर टैक्स लगेगा, 75% इनकम पर टैक्स लगेगा। इधर भी 75% इनकम पर टैक्स लगेगा। 25% तो भाई इनकम टैक्स फ्री है ना। अब आगे सवाल में बोला है पहले 18% टैक्स लगता था, तो पहले टैक्स लगता था 18%, और अब टैक्स कितना लगता है, 15%। अब टैक्स लगेगा 15%। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गई बात। अब ये हमारे पास में टैक्स आ गया। सवाल में बोला है दोनों ही परिस्थितियों में टैक्स समान है, तो ये दोनों टैक्स ही आपस में क्या है, समान है। तो मैंने बराबर कर दिया भाई, समान है तो दोनों को। तो देखो 75/100 से 75/100 कट गया, और ये परसेंट है, हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, तो परसेंट से ये वाला 100 भी कट गया, परसेंट था ना। अब आगे और क्या बचेगा, आगे आप बोलोगे सर 3 से काट दो, 3 से ये कितनी बार कटेगा, 6 बार, और 3 से ये 15 कितनी बार कटेगा, 5 बार। अब इधर गुणा करेंगे तो आएगा 6x बराबर 5 को x से गुणा किया तो कितना आएगा, 5x प्लस 5 को 6 से गुणा किया तो कितना आएगा, 30,000। अब ये 5x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 30,000। तो हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 30,000।
ठीक है, तो मैंने आपको ये तरीके से भी समझा दिया है सवाल, और मैंने जो कॉन्सेप्ट था, शॉर्ट ट्रिक थी, उससे भी मैंने आपको समझा दिया है। चलो एक और सवाल करते हैं ऐसा ही टैक्स वाला। एक आदमी की आय 28,800 रुपये है। जब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% रह जाती है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 30% आयकर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, तो उसकी आरंभिक आय में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। कि उसकी जो इनकम है उसमें इंक्रीजमेंट कितने का हुआ वो आपको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं। देखो भाई, उसकी जो इनकम है वो कितनी है, 28,800 रुपये है। बाद में उसकी इनकम कितनी हो गई, 28,800 रुपये। कुछ इनकम उसकी बढ़ गई, ठीक है। उसने बोला है कि आयकर की दर 12% से घटकर, पहले आयकर कितनी थी, टैक्स 12% लगता था, अब टैक्स कितना लगता है, 10% लगता है। तो मुझे ये बताओ कि वो समान आयकर चुका रहा है। इस लाइन का कोई मतलब नहीं है 30% आयकर मुक्त है, इधर भी 30% कट जाएगा वो दोनों तरफ। पिछले सवाल में हमने देखा था ना, 75/100 दोनों तरफ कट गया था। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे 28,800 रुपये पे 12% टैक्स लगा, यहाँ पर 28,800 रुपये पे 10% टैक्स लगा। तो ये जो 2% टैक्स है ये इसकी बचत होनी चाहिए थी। इसने बोला है समान आयकर चुकाता है, तो ये 2% कहाँ पर गया। मैं आपसे बोलूँगा कि जो 28,800 है इसका जो 2% है ये गया कहाँ पर। तो आप बोलोगे सर ये 2% गया कहाँ पर, हमें तो नहीं पता। तो मैं आपसे बोलूँगा कि जो इनकम थी वो एक्स बढ़ गई थी ना, इसकी कुछ इनकम बढ़ गई थी। तो भाई ये 10% इस पर टैक्स लगा तो 10% एक्स पर भी लगेगा। तो 28,800 का जो 2% है वो एक्स के अंदर 10% के रूप में चला गया, एक्स का 10% के रूप में क्या हुआ, चला गया। तभी तो वो समान आयकर चुकाता है। भाई उसका टैक्स 2% बच जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बचा, वो एक्स के 10% के रूप में चला गया। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, परसेंट का नीचे 100 आएगा, ये 100 इससे कट जाएगा, और 2 से ही कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे सर 5 बार कटेगा। एक्स का मान निकालना है तो एक काम करो, 5 का भाग दे दो दोनों तरफ, 5 का भाग इधर दे दो। तो हमारे पास में एक्स का मान आएगा 28,800/5 बराबर कितना आएगा, एक्स। तो भाई ये भाग देना पड़ेगा हमें। तो एक काम करो ना, इसको आप ऐसे लिख लो, 28,800 है, इसको आप ऐसे लिख लो 2880 गुणा इस 1 0 को लिख दो 10 बटे के अंदर कितना है 5 बराबर x। तो 5 से ये 10 कितनी बार कटेगा, 2 बार। अब 2 से गुणा कर दो तो x का मान कितना आएगा, देखो 0, 8 दूनी 16 का 6, हासिल का 1, फिर हो जाएगा 16 17 1 और 2 2 5, 5,760 रुपये उसकी इनकम थी। वो कितनी बढ़ गई, 5,760 रुपये उसकी इनकम बढ़ गई थी, ठीक है। तो चलिए एक और सवाल करते हैं। अगला सवाल लेते हैं हम कुछ नए अंदाज में और नए खूबसूरत तरीके का अलग सवाल। एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियां हैं। यदि प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है, इस प्रकार 10 जानवरों ने मिलकर 57 बिस्किट खाए, तो कुत्ते व बिल्लियों की संख्या ज्ञात करो कि भाई कितने तो कुत्ते हैं और कितने बिल्लियां हैं। तो इस सवाल को एक्स मान के सभी बच्चे कर लेंगे, ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन बिना एक्स मान के सवाल को हम कैसे अप्रोच करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। देखो कैसे करेंगे। तो मुझे बताओ हमारे पास में जानवर कितने, आप बोलोगे सर 10 जानवर है। टोटल कितने जानवर है, 10 जानवर है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 जानवर है हमारे पास में, किसी कमरे में 10 जानवर है। इन 10 जानवर में से कुछ तो डॉगी है और कुछ क्या है, बिल्ली है। बिल्ली को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैट, CAT, कैट। अब मुझे ये बताओ कि बिल्ली ने कितने बिस्किट खाए, 5 बिस्किट खाए। बिल्ली ने खाए 5 बिस्किट और कुत्ते ने कितने खाए, 6 बिस्किट। तो 6 को हम ऐसे लिखेंगे 5 + 1, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए आप इस 1 को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए आप इस 1 को भूल जाओ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डॉग ने 5 बिस्किट खाए और कैट ने भी 5 बिस्किट खाए। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सभी जानवर ने 5-5 बिस्किट खाए और टोटल 10 जानवर है, तो 10 जानवर कितने बिस्किट खा लेंगे, 50 बिस्किट खा लेंगे। अरे भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि कैट ने 5 बिस्किट खाए, इस एक को भूल जाओ आप, डॉग ने भी 5 बिस्किट खाए। तो हमारा सवाल क्या बनेगा,
कि हमारे पास में 10 जानवर थे और सभी जानवरों ने 5-5 बिस्किट खाए, तो टोटल कितने बिस्किट खिल जाएंगे मुझे ये बताओ। तो आप बोलोगे सर 10 जानवर है, प्रत्येक जानवर 5-5 बिस्किट खा रहा है, तो 10 जानवर कितने बिस्किट खा लेंगे? 50 बिस्किट खा लेंगे। ये हमारा क्या आ गया, सवाल का आंसर आ गया 50 बिस्किट। कितने बिस्किट खा लेंगे? 50 बिस्किट। लेकिन सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है 57 बिस्किट खाए गए। तो ये 7 बिस्किट एक्स्ट्रा किसने खाए? मैं बोलूँगा कि एक कुत्ता 1 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है, तो 7 कुत्ते 7 बिस्किट एक्स्ट्रा खाएंगे या नहीं? तो हमारा हो जाएगा 7 तो कुत्ते हो जाएंगे। 10 में से अगर 7 कुत्ते हैं तो बिल्लियाँ कितनी बचेगी? 3 बिल्लियाँ हो जाएगी। तो हमारा आंसर आ गया 7 और 3। देखो कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट है या नहीं? मज़ा आया या नहीं? अगर मज़ा आ गया है तो वीडियो को आपको क्या करना है, आपको अच्छी तरह से पता है। चलो आगे ऐसा ही और सवाल करते हैं एक और। किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। देखो पिछले सवाल में बिल्ली थी और कुत्ता था, इसमें भी बिल्ली और कुत्ता है। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट लेता है। यदि 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्किट खाए गए तो कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात करो। तो भाई करते हैं, देखो सवाल करते हैं। लल्लू सवाल है फिर भी करना तो पड़ेगा ही। चलो करते हैं। देखो सवाल में क्या बोला है, टोटल कितने जानवर है? 45 जानवर। तो हमारे पास में 45 जानवर है, जिसमें से कुछ तो क्या है, कुत्ते हैं और कुछ क्या है, बिल्लियां हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कुछ हमारे पास में डॉगी है और कुछ केटी है। ये डॉग और केट हो गई। सवाल में बोला है कुत्ता 9 बिस्किट खाता है और जो बिल्ली है वो 7 खाती है। तो ये 7 बिस्किट खाती है और कितना खाता है? 7 + 2 खाता है। भाई 9 बिस्किट खाता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 + 2। ठीक है, तो आप थोड़ी देर के लिए इस 2 को भूल जाओ। केट भी 7 खाती है और डॉग भी 7 खाता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 45 जानवर प्रत्येक 7-7 बिस्किट खाता है। हमारे पास में टोटल कितने जानवर है? 45 जानवर, और प्रत्येक जानवर 7-7 बिस्किट खाता है। तो टोटल कितने बिस्किट खाए जाएंगे? तो आप बोलोगे सर 7 से गुणा कर दो। तो 7 पंजों 35 का 5, हासिल की आएगी 3, 7 चौक 28, 28 और 3 कितने हो जाएंगे? 31, 315 बिस्किट। कितने हो जाएंगे? 315 बिस्किट। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि टोटल कितने बिस्किट खाए गए? 355 बिस्किट खाए गए। 355 बिस्किट खाए गए। तो मुझे बताओ कितने एक्स्ट्रा बिस्किट खाए गए? तो आप बोलोगे सर एक्स्ट्रा कितने हैं? तो 55 में से 15 माइनस करेंगे, 40 एक्स्ट्रा है। तो ये 40 एक्स्ट्रा बिस्किट किसने खाए मुझे तो ये बताओ। तो आप बोलोगे सर कि एक कुत्ता 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है। जो एक कुत्ता है, एक डॉग है, ये क्या करता है? 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है। तो मुझे बताओ 40 बिस्किट खाने के लिए कितने कुत्ते चाहिए? आप बोलोगे सर 40 बिस्किट खाने के लिए 20 कुत्ते चाहिए। अगर 20 डॉग हो जाएंगे तो 40 बिस्किट खिल जाएंगे। ये होगा या नहीं होगा? आप तो ये बताओ। भाई जो एक कुत्ता है वो 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है, तो 40 बिस्किट एक्स्ट्रा खाने के लिए कितने कुत्ते चाहिए? 20। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारे पास में 20 तो कुत्ते हो जाएंगे। 45 में से 20 ये हो जाएंगे, तो ये पीछे कितनी बचेगी? 25 हमारे पास में क्यूटी पाई हो जाएगी। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 20 और 25। ठीक है। किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर है। कुल सिरों की संख्या 280 तथा कुल पैरों की संख्या 820 है। कुल कबूतरों की संख्या याद करो। तो मुझे बताओ कि एक जानवर के 2 सिर तो होते नहीं हैं, एक जानवर के एक ही सिर होता है। अगर इसमें सिरों की संख्या 280 है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जानवर कितने? 280 है। ठीक है भाई, एक जानवर के एक ही सिर होता है ना, तो 280 सिर होने का मतलब क्या है कि टोटल जानवर कितने? 280 जानवर है। 280 हमारे पास में टोटल क्या है? जानवर है। और इन जानवरों में कौन कौन से जानवर हैं चिड़ियाघर में? एक तो खरगोश है, तो एक तो हमारे पास में हो जाएगा खरगोश, और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा कबूतर। तो ये हो गया भाई कबूतर। कबूतर जा जा जा। ठीक है। अब आगे सवाल में क्या बोला है? कुल पैरों की संख्या 820 है। तो मुझे ये बताओ कि कबूतर के कितने पैर होते हैं? कबूतर के 2 पैर होते हैं। खरगोश की कितने होते हैं? 4। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 + 2।
ठीक है। अब मैं इस 2 को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस 2 को आप भूल जाओ और 2 इधर है 2 इधर है। तो आप मुझे ये बताओ कि 280 हमारे पास में टोटल जानवर है, प्रत्येक जानवर के 2 पैर है, इसके भी 2 और इसके भी 2, इस 2 को आप भूल जाओ। तो 280 जानवरों के टोटल कितने पैर हो जाएंगे मुझे तो ये बताओ। तो 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 560 टोटल पैर आ जाएंगे। लेकिन हमें सवाल में कितना दे रखा है, हमें सवाल में दिया है कि 820 पैर है, टोटल कितने पैर है 820। तो कितने ज़्यादा है मुझे तो ये बताओ। तो आप बोलोगे सर देखो 40 तो ये हो जाएंगे 600, और इधर कितना बचेगा 600 के बाद में 220 और 40 कितना हो जाएगा 260। तो ये हो जाएगा 260 पैर क्या ज़्यादा है। अब 260 अगर ज़्यादा है तो मुझे बताओ कि एक खरगोश के 2 पैर ज़्यादा है, ये 260 ज़्यादा कहाँ से आया। तो आप ये बताओ, बोलोगे कि सर एक खरगोश के 2 पैर ज़्यादा है, तो 260 पैर ज़्यादा होने के लिए कितने खरगोश चाहिए 130। अगर खरगोश 130 हो जाएंगे तो 130 का डबल कितना हो जाएगा 260। तो मुझे यहाँ से क्या पता चल गया है कि जो खरगोश है वो कितने 130 और कबूतर कितने बच जाएंगे 150। भाई 280 में से 130 को माइनस करूँगा तो 150 आएंगे। सवाल में हमसे क्या पूछा है कुल कबूतरों की संख्या, तो आंसर आएगा 150 इज़ द करेक्ट आंसर। चलो आगे एक और सवाल करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे 2-3 सवाल करेंगे, फिर आज की क्लास को हम एंड करेंगे, ठीक है। तो 2-3 सवाल और कर लो। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तो 1 साल बाद नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। तो देखो भाई करते हैं सवाल में हमें बोला है कि जो जनसंख्या है वो टोटल कितनी है 6000 है। कितनी जनसंख्या है टोटल 6000 है। तो 6000 में कुछ तो मेल है और कुछ फीमेल है। फिर सवाल में बोला है पुरुषों की जनसंख्या 5% बढ़ा दी जाए, तो मैंने इनकी जनसंख्या कितनी बढ़ा दी 5%। और महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, तो 9% को आप ऐसे लिख लो 5% प्लस 4%, ठीक है, ऐसे लिख लिया। तो जो इनकी जनसंख्या है वो 6500 हो जाती है। तो कितनी हो जाती है 6500 हो जाती है। तो मुझे बताओ पहले 6000 थी, बढ़ाने के बाद में 6500 हो गई, तो कितनी बढ़ गई। आप बोलोगे सर 500 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई 500 बढ़ गई, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि मेल को मैंने 5% बढ़ाया, फीमेल को भी मैंने 5% बढ़ाया। इस 4% को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि 4% है या नहीं। तो मैं हर बार महिला बोल देता हूँ इस एम को, एम का मतलब क्या है मेल है, ठीक है। तो मैंने मेल और फीमेल को दोनों को 5% बढ़ा दिया, तो पूरी जनसंख्या 5% बढ़ जाएगी। भाई इसको भी मैंने 5% बढ़ाया, इसको भी मैंने 5% बढ़ाया, तो 5% पूरी जनसंख्या क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो 6000 का 5% कितना आएगा। आप बोलोगे सर 6000 का 5% आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 को 6 से गुणा करूँगा तो 30 और 1 जीरो एक्स्ट्रा बची हुई है 300। तो जो जनसंख्या थी वो 300 बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन कितनी बढ़ गई 500 बढ़ गई। तो मुझे बताओ कि ये 500 बढ़ गई, बढ़नी कितनी चाहिए थी 300, तो ये 200 एक्स्ट्रा कहाँ से बढ़ गई भाई हमारे हिसाब से 300 बढ़नी चाहिए थी, लेकिन 500 बढ़ी है, तो ये 200 एक्स्ट्रा कहाँ से बढ़ गई। तो आप बोलोगे सर जो फीमेल है इसका 4% है ना, ये 200 के बराबर है। इस फीमेल के 4% के कारण ही तो 200 बढ़ी है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो फीमेल का 4% है ये किसके बराबर है 200 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये बताओ कि फीमेल का 100% कितना आएगा। एक काम करो 4 को 25 से गुणा कर दूँ मैं, तो फीमेल का 25 से गुणा कर दिया तो इधर तो हो जाएगा 100। फीमेल का 100% 25 से इधर भी गुणा करूँगा, 25 दूना 50 और 2 जीरो ऐसी की ऐसी। तो फीमेल का जो 100% है वो 5000 के बराबर है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि फ़ीमेल कितनी है। भाई कोई भी चीज़ अपने आप के अंदर 100% होती है, फीमेल का 100% 5000 के बराबर है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास में 8% वर्तमान में
वर्तमान में फीमेल कितनी है, 5000 है, और वर्तमान में मेल कितने आ जाएंगे, टोटल जनसंख्या 6000 है, जिसमें से 5000 महिला है, तो मेल कितने आ जाएंगे, 1000। ये तो हो गई वर्तमान की बात। हमें सवाल में क्या पूछा है, पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या। तो भाई ये वर्तमान आ गया हमारे पास में, हमने वर्तमान में इनकी जनसंख्या निकाल दी। अगर आपको सवाल में ये पूछा जाता कि 1 साल बाद बताओ, 1 साल बाद की क्या कंडीशन होती, क्या हालत होती 1 साल बाद में जनसंख्या बढ़ के, तो 1 साल बाद में देखो क्या हालत हो जाती। तो मैं बोलता जो फीमेल है वो कितनी बढ़ जाती, फीमेल वर्तमान में 5000 है, लेकिन 1 साल के बाद में कितनी बढ़ जाती है, वो 5000 का फीमेल कितनी बढ़ती है, 9%। तो ये 9% बढ़ जाएगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 9 पंजो 45, मतलब कि कितना आएगा, 450। तो 5450 1 साल बाद हो जाती। ठीक है। अगर मेल की बात करता तो मेल कितने बढ़ जाते, मेल वर्तमान में 1000 है, लेकिन बाद में 1 साल बाद में कितने बढ़ते हैं, 5%। तो 1000 का 5% कितना आएगा भाई, 1000 का 5% आएगा हमारे पास में 50। 2 जीरो से 2 जीरो गया 50, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 1050। तो अगर आपको ये पूछा जाता है कि 1 साल बाद बताओ मेल और फीमेल की जनसंख्या, तो 5450 और 1050। लेकिन हमें सवाल में क्या पूछा है, वर्तमान स्थिति पूछी है। तो वर्तमान में फीमेल कितनी है, 5000, और मेल कितने, 1000। भाई 1 पे 5, तो एक बंदा 5 पे देखो क्या कर सकता है, लाइन मार सकता है, आप कुछ भी समझ लो। इतनी जनसंख्या अच्छी है भाई यहाँ पर। तो हमारे भारत में उल्टा है, यहाँ पर मेल 5000 है और फीमेल 1000 है। ठीक है, चलो मजाक कर रहा था, कोई बात नहीं। अगला सवाल लेते हैं। किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है, यदि पुरुष 6% और जो महिला है वो 14% बढ़ जाए, वृद्धि हुई, तब 1 साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो गई। पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो कि वर्तमान में पुरुष कितने हैं। तो देखो भाई करते हैं, शहर की जनसंख्या हमारे पास में कितनी है, 5000 है, इसमें से कुछ तो मेल है और कुछ फीमेल है। मेल में कितने की वृद्धि हुई, 6%, तो मेल में हमने 6% की वृद्धि कर दी। फिर इसने बोला है महिला में 14% की वृद्धि हुई, तो महिला को आप ऐसे लिख लो 6% प्लस 8%। ठीक है, 14% हो गया, टोटल 8 और 6। फिर सवाल में बोला है 1 साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो गई। तो भाई कितनी हो गई, 5540 हो गई। तो कितने की वृद्धि हुई, आप बोलोगे सर 540 की वृद्धि हो गई। 540 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या बतानी है। तो मैं आपसे क्या बोलूँगा, मैं आपसे एक बात बोलूँगा कि मैंने मेल को 6% बढ़ाया, फीमेल को भी मैंने 6% बढ़ाया। इस 8% को आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो मैंने पूरी जनसंख्या को 6% से बढ़ा दिया, मेल को भी 6%, फीमेल को भी 6%, मतलब पूरी जनसंख्या को 6% से बढ़ा दिया। तो 5000 का 6% कितना आएगा भाई, 5000 का 6% आएगा, 2 जीरो कट गई, 6 पंजो 30, मतलब 300 आएगा। तो जनसंख्या मैंने कितनी बढ़ा दी, 300 बढ़ा दी, लेकिन सवाल में कितनी बढ़ी है, 540 बढ़ी है। तो ये 240 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया। तो आप बोलोगे सर फीमेल को आपने 8% एक्स्ट्रा बढ़ाया है ना, ये फीमेल का जो 8% है ये 240 के बराबर है। तो फीमेल का जो 100% होगा वो किसके बराबर होगा, मुझे तो ये बताओ। तो मैं आपसे बोलूँगा कि 8 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। 8 या 24, 30। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 30। 2 जीरो चिपका दी। तो फीमेल का जो 100% है वो 3000 है, मतलब कि फीमेल कितनी है, 3000। लेकिन हमें सवाल में पूछा क्या है, पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या। 5000 में से फीमेल 3000 है, तो पुरुष कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे सर 2000। तो हमारा इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 2000। ठीक है, चलिए एक और सवाल करते हैं, फिर हम क्लास को ख़त्म करेंगे। आखिरी सवाल है आज की क्लास का। किसी गांव की जनसंख्या 9600 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% वृद्धि हुई, तो 1 साल बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। तो पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करके बताओ कितना आंसर आएगा। तो देखो भाई करते हैं, 9600 हमारे पास में जनसंख्या है टोटल 9000,
9,600। 9,600 में से कुछ हमारे पास में मेल है और कुछ फीमेल है। अब इसमें से बोला है यदि पुरुषों की जनसंख्या 8%, महिलाओं की जनसंख्या 5%। महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 5% है, और पुरुषों की 8% है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5% प्लस 3%, तो 8% हो जाएगा पूरा। अब आगे क्या बोला है? 1 साल बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है, तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी? 10,272। तो कितनी बढ़ जाएगी मुझे ये बताओ? 400, तो ये 272, ये 672 बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ गई? 672 की वृद्धि हो गई। अब आगे क्या बोला है? तो पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करके बताओ। तो भाई करते हैं, देखो इस 3% को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। फीमेल को मैंने 5% बढ़ाया, मेल को भी मैंने 5% बढ़ाया, मतलब ओवरऑल मैंने पूरी जनसंख्या को 5% से बढ़ाया। तो 9,600 का 5% कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 9,600 का 5% होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 96 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 480। 480 मैंने पूरी जनसंख्या को बढ़ा दिया, लेकिन सवाल में बोला है 672 बढ़ाया, तो ये एक्स्ट्रा कितना आया? 480 से 672 एक्स्ट्रा कितना आया? तो 20 तो इधर बच गया और 72 उधर, तो आएगा 192। 192 ये एक्स्ट्रा कहाँ से बढ़ गया भाई? 480 बढ़ना चाहिए था, लेकिन कितना बढ़ गया? 672। तो ये 192 एक्स्ट्रा कहाँ से आया? 672 में से मैंने 480 माइनस किया तो 192 आया। 192 की वृद्धि ज़्यादा हो गई। ये ज़्यादा क्यों हुई? क्योंकि मेल को मैंने 3% ज़्यादा बढ़ाया भाई, फीमेल को 5 बढ़ाया, मेल को मैंने 3% ज़्यादा बढ़ाया, तो 3% की वैल्यू कितनी है? 192। आगे देखो, मेल को मैंने 3% ज़्यादा बढ़ाया, 3% क्या बढ़ाया? ज़्यादा, तो ये कितना आ गया? 192। तो मुझे बताओ 3 से ये कटेगा क्या? 3 से कट जाएगा, तो मेल का जो 1% होगा वो कितना आएगा? 3 का भाग दे दिया मैंने, तो 6 बार जाएगा, और इधर कितनी बार जाएगा? 4 बार, 64। अब मुझे निकालना है 100%, तो 2 जीरो चिपका दो। 100% कितना आ जाएगा? 6,400। हमें सवाल में पूछा है पुरुषों की वर्तमान संख्या, तो पुरुषों का जो 100% है वो कितना है? 6400। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 6,400। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी सारे सवाल किए, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट किए, और क्लास इतनी लंबी भी हो गई, तो आप क्लास को आराम से वीडियो को एंजॉय कीजिए। अगर आप एक बार में पूरी क्लास नहीं देख पाते तो दोबारा देखिए। एक बार में कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसको आप दोबारा बैक करके देखिए, समझ में आएगी। और मैंने जो भी तरीके बताए, जो भी अप्रोचेस मैंने आपको बताई, बहुत अच्छी अच्छी अप्रोचेस भी बताइए। ठीक है, तो फिर आज की क्लास हम इतनी रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, और वीडियो पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक करना भी ना भूलें। ठीक है, तो अपना वोट दे के ज़रूर जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, सो जाइए अभी के लिए, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।